नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेस्ट मास्टरी में। तो आप जो लोग जान चुके हैं कि क्रैश कोर्स का क्लास 10th का शुरुआत हो चुका है। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था जिसमें कि इतिहास, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन सभी विषयों को, सभी पुस्तकों को वर्गों में बांट कर उसके जीवन में क्या महत्व है, इन सभी को बताया था। और मैंने बोला था कि सर्वप्रथम हम लोग इकोनॉमिक्स प्रारंभ करेंगे, उसको क्रैश कोर्स के रूप में पढ़ेंगे। तो आज क्रैश कोर्स इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल टेस्ट मास्टरी व्हाट्सएप ग्रुप टेस्ट मास्टरी ज्वाइन कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में, अपने आसपास के दोस्तों को क्लास 12th में पढ़ रहे हैं उनको, इन सभी को शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को और ग्रुप को ज्वाइन कराइए। और साथ में आप भी ज्वाइन कीजिए ताकि आपको इससे हमारी प्लेटफॉर्म की बहुत सारी लाभ मिल सके। तो आइए सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स, जो हिंदी में अर्थव्यवस्था कहते हैं, उसका प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले आपको मन में यह प्रश्न होता होगा कि इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था क्या है। तो ये जान ले, अर्थव्यवस्था क्या है, क्या किसे कहते हैं। अर्थात सभी लोग ले दे के हम लोग इसी बात पर डिसीजन निकलता है कि अर्थव्यवस्था का परिभाषा भी बताना है। यानी अगर एग्जाम में पूछ दे प्रश्न के रूप में कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, इसको परिभाषित कीजिए, तो आप लोग कैसे लिखेंगे। यह प्रश्न को बहुत बार पूछा है। जैसे कि आप क्वेश्चन बैंक उठाइएगा और उसमें प्रत्येक साल का क्वेश्चन बैंक देखिएगा, लगभग इस क्वेश्चन को हमेशा 2 साल के 1 साल के अंतराल पर पूछते रहता है, क्योंकि जो विषय हम लोग पढ़ते हैं उसका परिभाषा जानना बहुत जरूरी होता है। तो वह इकोनॉमिक्स का परिभाषा पूछा है, क्वेश्चन बैंक आप लोग देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं अर्थव्यवस्था का परिभाषा, यानी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। ऐसे तो बहुत कोई अपने क्लास में और बहुत कोई पढ़े होंगे कि धन का अध्ययन ही अर्थव्यवस्था कहलाता है। अर्थात आपका परिभाषा होता है क्या, धन का अध्ययन। धन का अध्ययन ही अर्थव्यवस्था कहलाता है। अब आप लोग ये डिसीजन कीजिए, आप लोग ये डिसाइड कीजिए कि अगर इस प्रश्न को एग्जाम में 2 नंबर में या 3 नंबर में इस प्रश्न को पूछे, तो आपको ये लिखने से, यानी एक लाइन की परिभाषा लिखने से, आपको एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता होगा वो आपको 2 नंबर या 3 नंबर दे सकता है कि नहीं, सोचना आपको है। क्लास में पढ़े होंगे इतना ही, आपकी धन का अध्ययन ही क्या कहलाता है, अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो यह परिभाषा मैं ये नहीं कहता कि गलत है, ये परिभाषा सही है, लेकिन इस एक लाइन की परिभाषा से आप 2 नंबर नहीं पा सकते। आप मैथ पढ़ते हैं तो मैथ में क्या होता है कि उसमें जो सर बता दिए उसमें अपने आप से नहीं बना सकते हैं। जो सर बता दिए उसको आप लोग क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं और उसको अपने तरीके से याद करते हैं। लेकिन जो सोशल साइंस है वो अपने अनुसार, यानी अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो सर के लिखे हुए एक लाइन के परिभाषा से आपको 2 नंबर या 3 नंबर नहीं मिल सकता है। तो आइए देखते हैं हम लोग कि अर्थव्यवस्था का परिभाषा, जिसका बेसिक से और एडवांस तक इसका परिभाषा क्या हो सकता है। यह परिभाषा कभी नहीं कट सकता और एग्जाम में भी 2 से 3 नंबर आपको फुल मार्क्स दिला सकता है। तो आइए
यह परिभाषा भी सही था, लेकिन इससे आपको फुल मार्क्स नहीं मिल सकता, तो हमने इसको मिटाकर और नए परिभाषा को हम लोगों ने इसको परिभाषित करेंगे नए तरीके से। देखिए क्या कहता है अर्थव्यवस्था, क्या परिभाषा, यानी अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र ढांचा है, इसका परिभाषा होगा अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। ये आपका सुटेबल परिभाषा हुआ। तो बच्चों देखिए कि अर्थव्यवस्था का परिभाषा क्या कहता है, इसका हम लोग अर्थ समझेंगे। सबसे पहले कहता है कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा। देखिए आपको दो शब्दों में दिक्कत होती होगी कि तंत्र या ढांचा क्या है। यानी तंत्र या ढांचा का अर्थ हम लोग निकालेंगे तो इसका अर्थ एक ही हो गया बनावट या संरचना। ये सभी सब एक ही है। यानी अर्थव्यवस्था एक ऐसी बनावट है, अर्थव्यवस्था एक ऐसी संरचना है, या अर्थव्यवस्था एक ऐसी तंत्र या ढांचा है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था एक ऐसी तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत का मतलब होता है अंदर। सभी शब्दों का अर्थ हम बताएंगे, इसमें आपको तनिक भी डरने का आवश्यकता नहीं है कि हमको यह परिभाषा याद नहीं होगा, क्योंकि आप बिहार के सबसे नंबर 1 प्लेटफॉर्म टेस्ट मास्टर से पढ़ रहे हैं। तो आपको यह जरूर हम ज्ञात करा देंगे, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो जब ध्यान लगाएंगे कि सर का बात ये बोले थे, तो आपको अचानक अपने आप याद आता जाएगा, एक पर एक याद आएगा। तो आइए देखते हैं क्या कि अंतर्गत का मतलब होता है अंदर। ठीक, अंतर्गत का मतलब अंदर। विभिन्न, यानी विभिन्न का मतलब होता है बहुत सारे विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं। इसको आप लोग अंडरलाइन करिएगा। क्या? आर्थिक क्रियाएं क्या है, इसको हम अभी नेक्स्ट इस परिभाषा के अगले टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्या आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं, तो इसको अंडरलाइन करके और आगे बढ़ेंगे। अभी इसको पेंडिंग में रखते हैं, इसको नेक्स्ट अभी परिभाषा में जानेंगे। तो आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। अब इसको हम फिर से समझते हुए इसको याद करेंगे। क्या? अर्थव्यवस्था एक ऐसी बनावट है या ऐसी संरचना है जिसके अंदर, यानी जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। और वो क्रियाएं क्या होता है, जैसे कि कृषि, मजदूरी, व्यापार, बैंक, वाणिज्य, इत्यादि। तो हमने अर्थव्यवस्था का परिभाषा जाना कि अर्थव्यवस्था एक ऐसी तंत्र ढांचा है जिसके अंतर्गत, यानी जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, उसे क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। यह परिभाषा क्लियर हुआ? अपने दिमाग में बोलिए फिर से। मैंने बोला था कि आप मेरे क्लास को पढ़ रहे होंगे तो उस समय आप एक कॉपी और एक कलम लेकर बैठेंगे और जो मैं बोर्ड पर लिखाऊंगा उसे आप तुरंत लिखते जाइएगा। ठीक, तो इस परिभाषा को लिखिए और इसका सभी शब्द का अर्थ लिखते जाइएगा। जैसे अंतर्गत का मतलब अंदर, तंत्र ढांचा का मतलब बनावट, संरचना,
ताकि आपको अपने अनुसार यानी अपने शब्दों में इस परिभाषा को याद करने में आसानी हो। तो अर्थव्यवस्था की परिभाषा हम लोगों ने जाना कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं, जैसे कि कृषि, मजदूरी, व्यापार, बैंक, वाणिज्य। इसके हम लोगों ने किस शब्द को पेंडिंग में रखा था? आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं? तो जिस शब्द को हम लोगों ने पेंडिंग में रखा था उसके बारे में जाने कि आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं। आर्थिक क्रियाएं, इसको टॉपिक में लिखिएगा हेडिंग में, और इसके बारे में देखिए क्या लिखते हैं। आर्थिक क्रियाएं यानी जिनसे हमें धन की प्राप्ति हो। क्या लिखते हैं? जिनसे हमें धन की प्राप्ति हो उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। अब इस परिभाषा को देखिए क्या कहता है कि आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? जिनसे हमें धन की प्राप्ति हो। धन अंडरलाइन कीजिएगा यहाँ पे। धन की प्राप्ति हो जिस माध्यम से हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? आर्थिक क्रिया। अब जैसे धन प्राप्ति किस किस चीज से होती है? जैसे कि हम लोग कृषि करते हैं, खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, किसी को पढ़ाते हैं, कोई व्यापार करता है, यानी इत्यादि। यानी जिनसे हमें धन की प्राप्ति हो, यानी धन जिस कार्य से मिलता हो उसे हमें क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया। अब आपके मन में यह प्रश्न उठता होगा कि धन की प्राप्ति तो हम बहुत सारे माध्यम से करते हैं, जैसे कि आप लोगों के मन में प्रश्न उठेगा कि सर कि हम लोग तो चोरी करके भी अपना धन इकट्ठा कर लेते हैं, तो क्या हम लोग उसे आर्थिक क्रिया तथा अर्थव्यवस्था में शामिल करेंगे? तो उसका आंसर यही होगा कि उसको नहीं, हम लोग अर्थव्यवस्था या आर्थिक क्रिया में चोरी का धन शामिल नहीं करेंगे। जैसे कि आप लोग धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते हायर एजुकेशन में जाएंगे, 12th BA ये सब एजुकेशन में जाएंगे, तो उस समय इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट लेंगे, तो उसमें आप लोगों को यह मिलेगा कि यदि हम लोग चोरी का धन लाते हैं तो उसको हम लोग आर्थिक क्रिया में यानी अर्थव्यवस्था में शामिल नहीं करेंगे। ठीक, कहाँ से हम लोग आर्थिक क्रिया में शामिल करेंगे? जिससे हम लोग अपनी मेहनत से धन का अर्जन करें, उसे ही आर्थिक क्रिया तथा अर्थव्यवस्था कहेंगे। ठीक, अर्थव्यवस्था की परिभाषा हमने क्या जाना कि ऐसा तंत्र ढांचा अर्थव्यवस्था का वह माध्यम जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। और आर्थिक क्रिया क्या कहते हैं? कि जिनसे हमें धन की प्राप्ति हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? आर्थिक क्रिया। ठीक, इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। आप लोग NCERT बुक खोल कर बैठिएगा और आइए जानते हैं कि आर्थिक क्रिया के बाद जैसे कि बहुत सारे प्रोफेसर हुए और उन्होंने अपने तरीका से, अपने माध्यम से, अपने तरीका से क्या बताया कि कुछ अर्थव्यवस्था का परिभाषा बताया। उनको जानेंगे। आप लोग क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का बुक लेकर बैठिएगा और उसमें यह देखते जाइएगा कि यह टॉपिक है कि नहीं। उसमें यह टॉपिक होगा, उससे आगे का टॉपिक होगा, हम आपको समझाएंगे। ठीक, और कॉपी कलम लेकर बैठिएगा और उसमें लिखते जाइएगा। तो हम लोग जान लें कि कुछ अर्थशास्त्री हुए प्रोफेसर जिन्होंने अर्थव्यवस्था का परिभाषा बताया।
उन लोगों ने अर्थव्यवस्था के बारे में क्या बताया, उनको जानेंगे। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछता है कि जैसे कि प्रथम में प्रोफेसर हैं अर्थलेविस के अनुसार, अर्थलेविस के अनुसार अर्थव्यवस्था का परिभाषा। यानी अर्थलेविस के अनुसार अर्थव्यवस्था का परिभाषा। अर्थलेविस यानी प्रोफेसर जो है अर्थलेविस ने ये अर्थव्यवस्था के बारे में क्या बताया, उसको जानेंगे। जब एग्जाम में किसी भी प्रोफेसर के बारे में पूछे और उनका कथन पूछे तो उस कथन में आप लोग कुछ चेंज नहीं करेंगे। यानी जब भी प्रोफेसर पूछ दे, वो अर्थलेविस हो, ब्राउन हो, श्रीमती उर्सुला हिक्स हो तथा अनेक आएंगे जो आपकी इकोनॉमिक्स बुक में उनके बारे में, उनके कथन के बारे में कुछ भी पूछे तो उसमें क्या करना है, डायरेक्ट नो चेंज। यानी उनके परिभाषा में कुछ चेंज नहीं होगा, उसी तरह रट जाना है। हम लोगों ने भी रटा था और आप भी रटेंगे और आने वाली पीढ़ी भी रटेगी। जो परिभाषा प्रोफेसर बता दिए हैं, अगर जो परिभाषा प्रोफेसर नहीं बताए हैं उसमें आप लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन प्रोफेसर के परिभाषा में चेंज नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने अपने कथन के अनुसार उसका परिभाषा बताया। तो देखिए अर्थलेविस के अनुसार अर्थव्यवस्था क्या कहलाता है। तो अर्थलेविस कहते हैं कि अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है। अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है। लिखते जाइए, अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है। अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए, जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए अपने संसाधनों का उपयोग करना ही अर्थव्यवस्था कहलाता है। ये जो परिभाषा है इसको किसने परिभाषित किया? वो अर्थलेविस ने परिभाषित किया। यानी यह परिभाषा अर्थलेविस के अनुसार है। वो कहते हैं क्या कि अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है। अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए अपने संसाधनों का उपयोग ही अर्थव्यवस्था कहलाता है। अर्थात इसको हम लोग सरल भाषा में समझेंगे, लेकिन याद इसी भाषा में एक करेंगे जो अर्थलेविस बोले हैं, लेकिन उसको समझेंगे अपने भाषा में, सरल भाषा में। देखिए वो कहते हैं क्या, अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है। यानी अर्थव्यवस्था जो है वो राष्ट्र के विकास से होता है। राष्ट्र कितना विकास कर रहा है, उस राष्ट्र का जीडीपी, एनआई यानी नेशनल इनकम, सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय कितना अधिक है, वह राष्ट्र का विकास होता है, तो उसे अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रखते हैं।
और क्या कहता है कि जिसके आधार पर वो राष्ट्र को विकास करते हुए, अपने राष्ट्र को विकास करते हुए उसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए अपने संसाधन का उपयोग करना है। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं क्या कि आपको चीनी की आवश्यकता है, चीनी जिसे शुगर कहते हैं, ठीक। तो आपको अगर चीनी की आवश्यकता बढ़ गई है, चीनी की आवश्यकता बढ़ गई, तो उस चीनी की आवश्यकता बढ़ने से यानी मानवीय आवश्यकता बढ़ गई। यहाँ पे देखिए मानवीय आवश्यकता क्या हुई, यहाँ पे बढ़ गई। और इस मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए अपने संसाधन, हमारे पास क्या संसाधन है, गन्ना, गन्ना जिसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, शुगर कैन। जिससे गन्ना का उत्पादन भी बढ़ाएंगे। अगर चीनी की आवश्यकता बढ़ गई तो हम लोग गन्ना का उत्पादन बढ़ाएंगे। यदि गन्ना का उत्पादन बढ़ गया तो यह गन्ना कहाँ तक जाएगी, फैक्ट्री तक जाएगी, यानी मिल तक जाएगी। यह गन्ना मिल तक जाएगी और यह मिल में जाकर फिर से क्या, चीनी की उत्पादन करेगी। और चीनी जब अधिक उत्पादन होने लगेगा तो मानवीय आवश्यकता पूर्ति हो जाएगी। बात समझ आ रही है कि नहीं, फिर से समझेंगे। देखिए कह रहा है कि अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है, यानी कोई राष्ट्र कितना विकास कर रहा है उससे अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है। और वह विकास देखते हुए, यानी वह राष्ट्र का विकास करते हुए क्या करना है, मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए। मानवीय आवश्यकताओं तो बढ़ेगी, तो वो मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए अपने संसाधन का उपयोग करना है। जैसे कि हमारे पास चीनी की उत्पादन बढ़ गई। पहले हमने मान लीजिए हम लोग आज से 5 साल पहले 2 टन चीनी का उत्पादन कर रहे थे। 2 टन चीनी का आवश्यकता पड़ रहा था, लेकिन यह 2 टन चीनी से आवश्यकता पूर्ति न होने से यह आवश्यकता कितना हो गया, 5 टन चीनी की आवश्यकता हो गई। तो 5 टन चीनी की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए गन्ना यानी शुगर कैन का उत्पादन बढ़ाएंगे कि नहीं, उत्पादन बढ़ाएंगे तभी तो यह मिल तक आएगा, यानी चीनी मिल तक आएगा। यह चीनी मिल तक जाएगा और फिर यह चीनी मिल क्या करेगा, चीनी का उत्पादन करेगा। और ये जब चीनी का उत्पादन कर देगा तो क्या होगा कि हम लोगों का चीनी का आवश्यकता पूर्ति हो जाएगा। तो फिर एक और एग्जाम्पल से आइए समझते हैं, यहीं पे समझते हैं, यहीं पे समझ लेते हैं, ठीक। देखिए अगर मान लीजिए कि हमें एक वर्ष में, अगर हमें एक वर्ष में 5 केजी राइस का आवश्यकता होता था, यानी मानवीय आवश्यकता कितना हुआ, 5 केजी। और यह 5 केजी जब मानवीय आवश्यकता था तो उस समय हम लोगों को धान की खेती से धान का उत्पादन कम से कम 10 केजी धान के उत्पादन से हमारा 5 केजी चावल का, यानी चावल का आवश्यकता पूर्ति हो जाता था। लेकिन समय आते आते क्या हुआ कि हमारे घर में या देश की जनसंख्या में क्या वो विकास हुआ, और विकास के कारण यह 5 केजी चावल से आवश्यकता पूर्ति नहीं हो रही है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर मांग हो गया है 10 केजी चावल का, 10 केजी चावल का मांग हो गया। तो अगर हम लोग मांग सिर्फ बढ़ा दें, यहाँ उत्पादन यानी धान का उत्पादन नहीं बढ़ाएं तो फिर चावल कहाँ से बनेगा। तो मांग जब बढ़ेगा तो उसमें उत्पादन को बढ़ाना होगा। जब 5 केजी चावल को पूर्ति करने के लिए 10 केजी धान का उत्पादन करना पड़ता था, उसी प्रकार 10 केजी चावल का पूर्ति करने के लिए हमें 20 केजी
धान का उत्पादन करना होगा। जब यह 20 केजी धान उत्पादन होगा तो मिल में जाकर फिर से यह चावल बनकर आएगा और मानवीय आवश्यकता की पूर्ति होगी। तो यह शब्द को बोल रहा है, कौन बोल रहा है? अर्थलेविस। यही शब्द अर्थलेविस बोल रहे हैं कि अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए संसाधन का उपयोग करना है। संसाधन का उपयोग करना है। संसाधन किसे कहते हैं? यानी मानवीय आवश्यकता को पूर्ति करने वाली वे सही वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकता को पूर्ति करती है उसे संसाधन कहते हैं। यानी मानव भी एक संसाधन है। इसे हम लोग ज्योग्राफी में बहुत अच्छे तरीका से विस्तार से पढ़ेंगे। आप लोग इतना ही संसाधन का मतलब समझिए, जो मानव की आवश्यकता को पूर्ति करता है उसे संसाधन कहते हैं। तो अगले प्रोफेसर हैं प्रोफेसर ब्राउन। उम्मीद करते हैं ये आप लोग समझे होंगे। यदि समझ नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसको एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको YouTube चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे और ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। इसीलिए तो बोल रहे हैं कि आप लोग टेस्ट मास्टरी का ग्रुप, टेस्ट मास्टरी चैनल सभी ज्वाइन करें, क्योंकि यह बिहार का नंबर 1 एजुकेशन हब है। टेस्ट मास्टरी बिहार का नंबर 1 एजुकेशन हब। आप लोग सब्सक्राइब कराइए और चैनल को शेयर भी कीजिए। आइए देखते हैं प्रोफेसर ब्राउन के अनुसार 2 नंबर में प्रोफेसर ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था की परिभाषा। तो प्रोफेसर ब्राउन क्या कहते हैं कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली है। इसे आप लोग कंठस्थ याद कर लीजिएगा। आपका ऑब्जेक्टिव में यह प्रश्न पूछता है और पूछेगा भी। इसको हम लोग लिख लेते हैं, आप लोग कॉपी में लिखिएगा। क्या बोलते हैं? अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली है। बस एक ही लाइन प्रोफेसर ब्राउन ने बोला था। क्या बोला था? कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। यह शब्द, यह लाइन इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसको एग्जाम में आपको सिंपल वर्ड में आपको क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव पूछा। कैसे? आइए देखते हैं। जैसे कि लिख देगा कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की गैस है। एक में लिखेगा ऑप्शन बी भी, ऑप्शन बी प्रणाली, ऑप्शन सी माध्यम और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, हम लोग जितना पढ़ेंगे, जितना टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछता है इसको भी चर्चा करते चलेंगे। क्योंकि आपको मात्र कितना 50 दिन में 450 प्लस नंबर लाना है। कॉपी पर लिख लीजिए। आप जितना अगर विश्वास से अपने कॉपी पर लिख लिए उतना हो जाएगा। अब आप लोग क्या हो रहा है कि सोच रहे हैं कि ठीक है 400 नंबर ला देंगे, 450 नंबर ला देंगे, तो इससे नहीं आएगा। आप लोग अपने पूर्ण विश्वास से कि हमको 450 नंबर लाना है और उसके प्रति सर जैसे कर रहे हैं वैसे मेहनत करना है, तो आप लोग
श्योर हैं कि 450 नंबर लाएंगे। तो आइए देखते हैं क्या कि प्रोफेसर ब्राउन के अनुसार इन्होंने क्या परिभाषा बताया है, इसके बारे में हम चर्चा करें कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की डैश है। अब इसमें आपको ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछेगा, जैसे कि ऑप्शन ए में देगा विधि, बी में देगा प्रणाली, सी में देगा माध्यम, डी में देगा इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो आप बताइए इसमें कौन सा आंसर सही होगा। जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। 5 सेकंड का टाइम दे रहे हैं। सुमित कुमार थी, मैं सुमित कुमार है, नीचे लैपटॉप पर था कौन सुमित कुमार है लेकिन है कि आई कुछ तो देखते हैं बहुत बच्चे ने आंसर दिया है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि ए और मैक्सिमम बच्चों का है बी, जो कि सही है। आंसर बी सही है। ठीक, तो जो बच्चे बी आंसर टिक लगा रहे हैं वो उनका सही है, आजीविका अर्जन की प्रणाली है। ये सिंपल से ऐसा ही पूछेगा, आप लोग समझिएगा कि इससे अलग पूछ देगा, ऐसा होने वाला नहीं है। यहाँ जो बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, उसको आप लोग ध्यानपूर्वक सीरियस होकर आप लोग इस बात को सीरियस लें, और ये पक्का है कि ऐसा ही प्रश्न पूछेगा। ठीक, तो इस बात को किसने, प्रोफेसर ब्राउन ने बताया था कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली है, जिसका अर्थ यही होता है कि अर्थव्यवस्था जीने की एक प्रणाली है, जीने की एक प्रणाली है। इसमें कोई अर्थ समझ, जैसे कि आजीविका का मतलब होता है जीने की, जीवन जीने की। ठीक, अर्जन का मतलब होता है ग्रहण करना, यानी ऑब्जर्व करना। ठीक, और प्रणाली का मतलब होता है, तो आप लोग समझते हैं, प्रणाली अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन यानी जीवन जीने की एक प्रणाली है। ठीक, इसको प्रोफेसर ब्राउन ने कहा था, इसको नोट कर लिए, मिटाते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आप लोग भी मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा दूसरों को शेयर करते रहिएगा। आपके लाइक, सब्सक्राइब तथा कमेंट से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि बच्चे अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, और ताकि अच्छे और माध्यम से अच्छे टीचर, सभी सब्जेक्ट का टीचर उपलब्ध कराया जाए। तो आप लोग सब्सक्राइब करने में कोई कोताही नहीं करिएगा। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कि वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक, तो अगले टॉपिक को चलते हैं। तो क्या होता है कि इसमें बताता है कि अर्थव्यवस्था का संरचना। अर्थव्यवस्था का संरचना, देखिए यह एक हम लोग क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें आपको तनिक भी यह महसूस नहीं होगा कि हम लोग क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको इतनी डीपली से बताया जा रहा है, इतनी डिफाइन करके बताया जा रहा है कि आपको तनिक भी यह महसूस नहीं होगा कि क्रैश कोर्स में, नहीं तो बहुत कोई क्रैश कोर्स पढ़ाता है, एक टॉपिक पढ़ाया, फिर 2 टॉपिक छोड़ा, फिर तीसरा टॉपिक गया, फिर तीसरा पढ़ाया तो इधर चौथा पांचवा छोड़ा और छठा पर गया। यानी ये जो इतना गैप बन रहा है, तो यह दिक्कत आपको हो, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, इन सभी को डिफाइन करते हुए चलेंगे। ठीक, तो देखिए अर्थव्यवस्था का संरचना। तो देखिए अर्थव्यवस्था का संरचना यानी संरचना का अर्थ होता है बनावट। बनावट यानी अर्थव्यवस्था किन किन क्षेत्रों से मिलकर बना है, किन किन क्षेत्रों से मिलकर बना है उसके बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं क्या कि अर्थव्यवस्था, आप लोग जैसे कि आगे पढ़ेंगे कि यह 5 क्षेत्रों से मिलकर बना है, लेकिन क्लास 10th में सिर्फ 3 ही क्षेत्र के बारे में जिक्र किया गया है, वह हम 3 ही क्षेत्र बताएंगे। ठीक, तो उस 3 क्षेत्र में क्या है
कि फर्स्ट में प्राथमिक, फर्स्ट में प्राथमिक क्षेत्र, सेकंड में द्वितीयक क्षेत्र, और थर्ड में तृतीयक क्षेत्र, जिसका इंग्लिश हो गया आपका प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। अब इसके बारे में जानिए कि प्राइमरी यानी प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, सेकेंडरी यानी द्वितीयक क्षेत्र किसे कहते हैं, और टर्शियरी यानी तृतीयक क्षेत्र किसे कहते हैं। तो देखिए, प्राथमिक क्षेत्र यानी जो प्राथमिक क्षेत्र है, तो इसका परिभाषा क्या होता है कि कृषि क्षेत्र को ही, कृषि क्षेत्र को ही क्या प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। यानी जो कृषि है, खेती है, यानी कृषि क्षेत्र को ही प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि कृषि क्षेत्र में आप लोग क्या आ सकता है, हम देख सकते हैं कि क्या, कि कृषि क्षेत्र में पशुपालन, मछली पालन, खेती इत्यादि, यानी जो भी कोई काम हो जो कृषि से यानी खेती से लगाव रखता हो, कृषि से लगाव रखता हो, उसे क्या कहेंगे, प्राथमिक क्षेत्र। और द्वितीयक क्षेत्र किसे कहते हैं, जिसमें व्यापार से लगाव हो, यानी द्वितीयक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। जैसे उद्योग में क्या आ सकता है आपका, गैस उत्पादन, बिजली उत्पादन, व्यापार, वाणिज्य इत्यादि। यानी जो व्यापार के माध्यम से आता हो, यानी गैस उत्पादन, बिजली उत्पादन, व्यापार, वाणिज्य, ये सभी जो है वो सभी क्या, द्वितीयक क्षेत्र, यानी जो उद्योग क्षेत्र हो उसे क्या कहेंगे हम लोग, द्वितीयक क्षेत्र। और तृतीयक क्षेत्र किसे कहते हैं, यानी सेवा क्षेत्र को ही, सेवा क्षेत्र को ही तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल में जैसे कि बैंक, परिवहन, संचार इत्यादि। यानी तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। एग्जाम में कैसे इसका प्रश्न पूछ सकता है कि द्वितीय क्षेत्र को डैश क्षेत्र भी कहते हैं, तो औद्योगिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को डैश क्षेत्र कहते हैं, तो कृषि क्षेत्र। और तृतीय क्षेत्र को डैश क्षेत्र कहते हैं, तो क्या, सेवा क्षेत्र। अब आपसे हम यह प्रश्न कर रहे हैं कि तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र ही क्यों कहते हैं, एंड जो टर्शियरी सेक्टर है उसको सेवा क्षेत्र ही क्यों कहते हैं, इसका आंसर आप बताइएगा। तो यही तक यह क्लास समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यह जानेंगे कि तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र क्यों कहते हैं, ठीक। और इस
टॉपिक से यानी अर्थव्यवस्था की संरचना से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछने की संभावना है, इन सभी का चर्चा अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।